मेरा थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम तारा प्रकाश तिवारी है और पिछले 26 साल से प्रोफेशनल लाइफ में हूँ। प्रोफेशनल मतलब मैंने अपना रोजी रोटी का काम शुरू कर दिया था 26 साल पहले। 1999 में मैं राजस्थान से अपना कृषि में एजुकेशन पूरा करके हैदराबाद में शिफ्ट हो गया था। और हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, NIPHM, जो आज उसका नाम है, पहले इस इंस्टीट्यूट का जो नाम था NPPTI था, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NPPTI। ये इंस्टीट्यूट खासकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत जो प्रबंधन है उसके ऊपर काम करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करता है, इसकी ट्रेनिंग देता है। साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स पे काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज का सेशन इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, यानी कि परिचय हमारी कृषि से और कृषि की वर्तमान स्थिति से हम अपने आप को बात कर रहे हैं, राइट। हम आज किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट तो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे जब हम एक्चुअल में इन बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को अगर समझ जाएंगे, ठीक है। मेरा जो एग्रीकल्चर का एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैंने वही चीजें रिकॉल करी जो मैं अपने एजुकेशन में पढ़ता था। तो 99 में मैं हैदराबाद गया और इस इंस्टीट्यूट में, NPPTI में, NIPHM जिसको आज कहते हैं, वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों को करके देखा। हमने वहां पे बायो फर्टिलाइजर बना के देखा, उनको अप्लाई करके देखा, बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करके देखा, बहुत सारे और मित्र कीट जो है उनको हमने लेबोरेटरी में और संख्या बढ़ा के उनकी, और उनको खेत में छोड़ के देखा वो किस तरीके से मित्र कीट फसल का सहयोग करते हैं। बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है इंसेक्ट और पेस्ट का, वो बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है। इन सब के बारे में जानेंगे। और मेरा जो आयुर्वेद का फैमिली बैकग्राउंड है उसकी वजह से, और साथ ही साथ मेरा जो एजुकेशन के टाइम में जो मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर जो मैंने स्टडी किया वो, और पिछले 20 साल में जो मैंने इंसानों की सेहत से जुड़े हुए मामले में एग्रीकल्चर का भी मेरा संबंध रहा, क्योंकि मैं मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कर रहा हूँ। जैविक तरीके से हम लोग पेड़ पौधों को उगा रहे हैं। बिना केमिकल के, बिना इंसेक्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइजर के हम हमारी फसल ले पा रहे हैं, और उसका फायदा ये हो रहा है कि हमारी फसल जो आती है वो बहुत ज्यादा पोषण युक्त होती है। अगर हम ऐसी जमीन में खेती करते हैं जिसके अंदर पोषण बहुत अच्छा है, तो हमें जो मिलने वाला उत्पाद है वो भी पौष्टिक होता है। और जब पौष्टिक उत्पाद से हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या हम लोग डायरेक्टली खाते हैं तो वो भी ज्यादा हाई न्यूट्रिशन वाला होता है। अल्टीमेटली डॉक्टर नेचर में हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इस धरती को, वी वांट टू क्रिएट दिस अर्थ, और इस वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को हम चाहते हैं कि ऐसा एक स्थान बनाए इस दुनिया को जो कि जहां लोग स्वस्थ रह सके, बीमारियों से बच सके, लंबी आयु जी सके, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को हम बढ़ा सके। और अल्टीमेटली ये दुनिया बेटर प्लेस फॉर लिविंग, हम आसानी से इस दुनिया में रह सकें। और जब हम अपनी आवश्यकताओं को इस धरती से पूरा कर रहे हैं, उस समय ये ध्यान रखें कि इस धरती का से जो कुछ हम ले रहे हैं उतना वापस लौटा सकें इस धरती को। और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं, राइट। अदरवाइज हम सारा ही बर्बाद करेंगे, सारा ही कंज्यूम करेंगे, लौटाएंगे कुछ भी नहीं, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत चिंता में होगी, दिक्कत में होगी, और शायद हमें कोसने लगे, हमें गालियां भी दे, बिकॉज हम बहुत कुछ नष्ट कर चुके होंगे, क्योंकि हम पैसा जोड़ चुके होंगे, प्रॉपर्टीज छोड़ के जाएंगे, गाड़ियां छोड़ के जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप कोशिश कर रहे हैं छोड़ के जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस धरती को बंजर बना दिया, इस वातावरण को आपने खराब कर दिया, तो शायद वो उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कम उम्र में मर जाएंगे।
या जितना पैसा आप छोड़ के जाएंगे वो सारा उनकी दवाइयों में, इलाज में लग जाएगा, और पैसा उनको कहीं से लोन लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसलिए हम डॉक्टर नेचर में सब मिलकर प्रयास करें कि इस दुनिया को, इस पृथ्वी को हम लोगों के रहने लायक बनाए रखें, और आगे भी धरती ऐसी बनी रहे। सो हमारा जो आज फोकस होगा वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, है ना, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो अनुभव रहा है इतने सालों में वो यही कहता है कि हमारे किसान आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में जैसे इंसान की हालत हो गई है, हमारी हालत ये हो गई कि आज भारत बीमारियों का गढ़ बन गया है। डायबिटीज का गढ़ है, कैंसर का गढ़ है, मोटापे का गढ़ है, हार्ट हार्ट की जो बीमारियां हैं उसका गढ़ है, और बाकी और बीमारियों में तमाम दुनिया जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसका कारण इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन। हम जो बात करते हैं हमारे पोषण में असंतुलन की वजह से ये सारी बीमारियां हैं, राइट। क्योंकि हम इंसानों को जो पौष्टिक तत्व चाहिए जिनकी हम बात करते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैं एग्रीकल्चर और हमारा स्वास्थ्य इन दोनों को लिंकेजेस करने की कोशिश करता हुआ नजर आऊंगा मैं आज के सेशन में भी और अगले 3 दिन में भी। सो हमने अच्छे से जाना और पढ़ा, और हम सब लोग जानते हैं डॉक्टर नेचर में कि बीमारियों का जो मूल कारण है वो है इम्बैलेंस, हमारे पोषण में असंतुलन। तो हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, प्रमुख पौष्टिक तत्व कहते हैं इंसानों के लिए, जिसमें हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, राइट, ये हमारे लिए फैट्स, ये हमारे लिए मुख्य न्यूट्रिएंट हैं। इसमें पानी और फाइबर भी आता है, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमें जरूरत होते हैं। तो कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें जीने के लिए जरूरी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें गुणवत्ता पूर्वक जीने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन है, बहुत सारे अदर जो दूसरे मिनरल्स हैं, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं। उसी तरीके से पेड़ पौधों को भी दो प्रकार के पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं। एक वो जो कि पौधे को जीने के लिए जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी बढ़ने की, है ना, उसका जो साइज है, इस सबको करने के लिए। तो उसके लिए एनपीके, पौधों के लिए, जैसे इंसानों के लिए हम बात करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसी तरीके से पेड़ पौधों के लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, राइट। ये तीन जो पौष्टिक तत्व हैं इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। प्राइमरी यानी कि प्रमुख, राइट। जैसे इंसानों में मैक्रो न्यूट्रिएंट वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और वो पौधे को जीने के लिए, उसके बिना पौधा जी ही नहीं सकता है, तो वो चाहिए होते हैं। और उसके बाद होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक पौष्टिक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, ऐसे बहुत सारे पौष्टिक तत्व आते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर और जिंक ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। अभी शुरुआत में ही उससे पहले लोगों के सवाल शुरू हो गए, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए। ये तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, इसकी चिंता ना करें। आप अगले 1.5 घंटे सुन लीजिए, है ना। अभी हमारा दिमाग को इस्तेमाल कम करें, कान का इस्तेमाल ज्यादा करें, है ना, वो सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन अभी हम शुरुआत समझते हैं एक एक चीज को, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जो कृषि के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पेड़ पौधों की और जमीन के बारे में नहीं जानते, तो हम बेसिक से आज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इस बीच में आप अपना भी एक न्यूट्रिशन भरा एक ड्रिंक बना सकते हैं, मैं भी बना लेता हूं ताकि इस मीटिंग के दौरान मुझे न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो ये डॉक्टर नेचर का एलोवेरा डेली डिटॉक्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें भी अमीनो एसिड काफी होते हैं, और ये अमीनो एसिड जो है नाइट्रोजन की वजह से, जो मिट्टी में नाइट्रोजन है
उसकी वजह से हमको मिलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो गया, ये पोषण आता कहां से है? ये पेड़ पौधों को ये पोषण कहां से मिलता है? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ये सब मिलते कहां से हैं? तो प्रमुख रूप से हमारी जमीन से हमको ये मिलता है, राइट। जमीन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले। फिर ये जमीन का स्वस्थ होने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पीएच भी है, ईसी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि ये पोषण मिट्टी में कई बार होने के बावजूद पौधे को मिलता नहीं है, उसकी जड़ उसको ले नहीं पाती है, या पौधा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो वो चीज भी हम जानेंगे, लेकिन पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए और क्या है वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि हमारी मिट्टी जो है वो आज नपुंसक हो चुकी है। जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको किसान अपनी माँ कहते हैं, हम सब लोग भी धरती माँ कहते हैं, इस धरती को हमने नपुंसक या मृत बना दिया है। ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे है हमारी जमीन, वेंटिलेटर पे है, राइट। सिक यानी कि उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। वो जिंदा है लेकिन खुशहाल नहीं है। वो सिर्फ हम लोग उसको केमिकल डाल डाल के और कैसे जैसे पौधे उगा रहे हैं, और उसका नतीजा आप जानते हैं। अच्छा, बीच तो हमारा जो मिट्टी है उसके हम बात कर रहे थे कि मिट्टी हमारी मृत होने लगी है। और इसके कारण जब किसानों को उत्पादन कम मिल रहा है, तो किसान बहुत भारी मात्रा में उसमें बहुत आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से खरीद के वो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, राइट। क्योंकि हमारी जमीन में उत्पादक क्षमता कम हो गई है, तो इसलिए हम लोग रसायन डाल रहे हैं। और ये ज्यादातर रासायनिक जो खाते हैं, खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, चाहे यूरिया है, फिर हमारा डीएपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, बहुत सारे ऐसे जो कि हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं भारी मात्रा में। जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है काफी मात्रा में हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। ये हरित क्रांति लाने के चक्कर में हमने बहुत सारी हमारी गलतियां भी हुई। ऑफ कोर्स थोड़े समय के लिए प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, और कहा गया कि भारत के पास में अनाज जो है सरप्लस है। लेकिन ऐसा अनाज किस काम का, जिस अनाज को खा के हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें दवाइयों पे अरबों खरबों रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो हम एक दुष्चक्र में फंस गए हैं, एक विशियस साइकिल में हम लोग फंस गए हैं, जहां पे हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें कृत्रिम रसायनों की जरूरत है। उसके बावजूद भी, इतने रसायन डालने के बाद भी हमारा पौधा कमजोर है। पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, वो कमजोर है। पौधे पे जो फल सब्जियां आ रही है उनमें गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, राइट? पोषण कम हो गया है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन ने 25 साल तक हमारे अलग अलग देश के कोनों में जमीन का सर्वे किया, सैंपलिंग करी, और हमारे अलग अलग जो फल सब्जियां हैं, खाद्यान्न हैं जिनको हम खाते हैं, उनका भी टेस्टिंग किया। तो पता चला कि ज्यादातर हमारे खाद्य पदार्थों में, चाहे वो गेहूं चावल बाजरा हो, या फिर हमारी सब्जियां हो, फल हो, इनके अंदर पोषण की मात्रा में भारी गिरावट हुआ है। कुछ कुछ फल सब्जियों में 40 से 60% जो है पोषण कम हो गया है। ये क्यों कम हो गया? क्योंकि हमारी जमीन में पोषण कम हो गया है। अब ये कम पोषित वाला खाना खा के हम लोग भी बीमार हो रहे हैं। हमारे किसान का जो इनकम है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो लागत है, और वो लागत बढ़ने की वजह से किसान हमारे देश के अंदर, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो आज बहुत भारी मात्रा में आत्महत्या करता है, ऋण में, लोन में रहता है, कर्जे में रहता है, बहुत सारी दवाइयां कर्जे पे खरीदता है, हाइब्रिड बीज खरीदता है, उसके लिए कर्जा लेता है। और भारत सरकार अरबों खरबों रुपया किसानों को बांटती है सब्सिडी के रूप में, यूरिया पे सब्सिडी के लिए, या किसानों को और आर्थिक मदद करने के लिए बहुत सारा सरकार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के बावजूद स्थिति वहीं की वहीं है। तो क्या ये स्थिति सही है? इस स्थिति से बाहर निकलने के किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति, बहुत सारे गोपालक, बहुत सारे गौशाला चलाने वाले व्यक्ति, बहुत सारे जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले लोग
बहुत प्रयास कर रहे हैं इस देश में, और हम भी उस प्रयास के अंदर हमारा योगदान देना चाहते हैं। ये हम डॉक्टर नेचर में कहते हैं। सो दोस्तों, हमारी जमीन के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है हमारे जमीन में कार्बन, जैविक कार्बन, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जमीन के लिए है। और उस कार्बन की कमी की वजह से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, हमारी जमीन में पोषण कम होता जा रहा है, और हमारे पेड़ पौधों को हम कृत्रिम रूप से बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। पहले हमारे किसान जो काम करते थे, वो आज चाहे कृषि कितनी वैज्ञानिक हो गई है, लेकिन हमारा जो पूर्वज था, हमारा किसान, वो बहुत वैज्ञानिक था। उसको मालूम था कि कौन सी फसल को किस प्रकार का पोषण चाहिए, तो वो वैज्ञानिक तरीके से उन लक्षणों को पहचानता भी था, और उसके मुताबिक उसका उपचार भी करता था, और बीमारियां कम से कम आती थी, और जो है हमारी उपज जो है वो पौष्टिक होती थी। तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत जरूरी है। ये कार्बन जब वातावरण में होता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। कार्बन पोल्यूशन के रूप में जब हवा में होता है तो बहुत नुकसान करता है, और यही कार्बन जब जमीन में होता है तो बहुत फायदा करता है। सो ऑर्गेनिक कार्बन इज द सोल ऑफ सॉइल। ये हमारे धरती की आत्मा है। सो हमें आत्मा को जिंदा रखना पड़ेगा, तब हम जिंदा रहेंगे और तब हमारी मिट्टी जिंदा रहेगी। हमारी जमीन में 5% कार्बन होना चाहिए। अच्छी खेती के लिए एक आइडियल जो कंडीशन है वो है 5% कार्बन इज रिक्वायर्ड इन आवर सॉइल। हमारी जमीन जो है उसमें 5% कार्बन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारी जो जमीन है, भारत में अलग अलग सर्वे में जो सामने आता है, 0.1 से लेके 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन रह गया है। कितना है? 0.1 से लेके 0.3%। होना कितना चाहिए? 5। आप सोच के देखिए कि इतना भयानक रूप से हम यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, इसके बावजूद आज हमारा कार्बन कहां चले गया है। तो यहां समझ में आता है कि जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए जमीन में हमें जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें डालना पड़ेगा। जैसे हमारी गोबर की खाद, भारतीय किसान हमेशा गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं इसको, अलग अलग प्रकार से इस खाद को, सीधा गोबर की खाद और गोबर की खाद को भी किस तरीके से उपयोग करना है। जैसे हमें जितना पुराना खाद होगा, यानी कि 6 महीने, साल, 1.5 साल पुराना अगर गोबर की खाद होगा, वो ज्यादा उपयोगी है। तो किसान वो तैयार करता था, यानी कि उसके पास खुद का पशु होता था, और उस खाद को वो अच्छे तरीके से तैयार करता था और फिर वो खेत में डालता था। और बचपन से आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे पास गाय हुआ करती थी, देसी गाय खासकर, जिसको भारतीय गाय कहते हैं, इंडिजिनस काऊ कहते हैं। जैसे गीर, राठी, थारपारकर, ये जो प्रजातियां हैं, इनका गोबर विशेष रूप से एग्रीकल्चर के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी पौष्टिक तत्व और जो प्रमुख पौष्टिक तत्व है, दोनों ही ज्यादा होते हैं। चाहे वो जर्सी गाय की तुलना करें, मैं आने वाले समय में आपको इनका कंपैरिजन चार्ट्स भी दे दूंगा, अभी आप बेसिक्स को आप समझ लीजिए। सो हमारे जो देसी गोवंश हैं वो ज्यादा लाभकारी हुआ करते थे कृषि के हिसाब से। हेल्थ के हिसाब से तो चलो उनका दूध और वो सारी चीजें जो अच्छी है, लेकिन कृषि के हिसाब से भी बहुत सारे रिसर्च में सामने आया है कि भैंस के गोबर की तुलना में, या विदेशी जो गाय है उसके गोबर की तुलना में, भारतीय गाय का जो गोबर है वो ज्यादा उपयोगी है कृषि के लिए। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन हमें ज्यादा मिलता है। अभी ये कार्बन क्यों गायब होता जा रहा है? पहली चीज तो हम ये कम डाल रहे हैं। 1 एकड़ जमीन में तकरीबन 100 टन जो है वो खाद, यानी कि जैविक खाद या ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, 1 एकड़ में 100 टन। लेकिन ये 4-5 बैग यूरिया डाल के आप समझोगे कि हो जाएगा, तो नहीं होगा है। सो हमें ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमारे खेत में जो कार्बन है भी, उसको हमारा किसान, खासकर जो गेहूं और चावल की खेती करता है, व्हीट एंड राइस,
उसकी जो किसान खेती करते हैं और जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, अभी मार्च अप्रैल में बहुत सारे जो किसान है उसको काट लेंगे, गेहूं की फसल को काट लेंगे। अब क्या होता है कि उसमें नीचे जो बचता है, तना का जो पार्ट बचता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जो हार्वेस्टिंग मशीन्स के साथ वो कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या होता है, उसका तना और उसका कुछ जड़ डंठल वो खेत में ही छूट जाता है। इसको साधारण भाषा में ज्यादातर किसान भारत में, इंडिया में, मुझे साउथ का और बाकी एरियाज का नहीं मालूम है, पराली कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि दिल्ली में अक्सर जो है या कई जगहों पे वो बहुत सारे खेत में जो अवशेष बचे हैं उनको जलाने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब किसान दूसरी फसल लेना चाहता है तो उससे पहले किसान इस फसल को, इस जो अवशेष बचे हैं फसल के, उनको जला देता है। अब इस अवशेष में क्या था, इसमें था ऑर्गेनिक कार्बन। इसमें क्या था, कार्बन था। और कार्बन जो है, ऑर्गेनिक कार्बन जो बचा था ये अवशेष, इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जिंक और मैग्नीशियम आदि भी उसमें अवेलेबल था। किसान जब पराली को जलाता है तो बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी जो है वो खत्म हो जाते हैं, और 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान किसान 1 एकड़ में कर लेता है। तो ये भारी नुकसान है। ये जमीन में कार्बन रहता, ऑर्गेनिक मैटर रहता तो फायदेमंद था, और वायुमंडल में चले गया है तो ये नाइट्रोजन अमोनिया बन के उड़ गई है, और ये अमोनिया जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाता है, और ये हमारी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। अब भारत सरकार भी लगातार किसानों को समझा रही है, हम यहां भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ हमारा जो जैविक कार्बन है, आप देखते हैं बहुत सारी जमीन काली होती है, राइट। तो ये काली मिट्टी के अंदर, मतलब वो जैविक कार्बन की वजह से, हुमस की वजह से, है ना, वो काला जो खाद है या काला जो जीव अवशेष है जिसको माइक्रोब्स ने उसको डिकम्पोज कर दिया है, वो जैविक। तो अभी इसकी वजह से हमारी जो जमीन है उसका ये कार्बन जलता है और हमारी जमीन बंजर होती है, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, उसका सीना हम लोग जलाते हैं, राइट। उसमें हम लोग आग लगा देते हैं, हमारे किसान, और उसको जलाते हैं। अब इससे बचना कैसे है, तो हमें किसानों की भी समस्या को देखना है, क्योंकि खासकर ये गेहूं की जो फसल होती है, इसका जो अवशेष रहता है इसमें लिग्निन और सिलिका ज्यादा होता है। गेहूं के जो अवशेष है उसमें लिग्निन और सिलिका ये ज्यादा होता है, तो आसानी से ये गलता नहीं है। ये गलने के बाद प्रॉपर कार्बन बनेगा। ये गलता नहीं है, तो किसान को एक समस्या है, तो किसान इसको जला देता है, और जलाने से नुकसान मैंने बता ही दिया। तो इसका हजारों रुपए का खुद का नुकसान भी हो रहा है, और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और उसको कार्बन जब कम हो जाता है तो इस कार्बन की पूर्ति के लिए, इसमें चूंकि कार्बन नहीं है तो फिर नाइट्रोजन नहीं होगी, और वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो डीएपी, सॉरी, यूरिया खरीद खरीद के डालता है, और उस यूरिया को इंपोर्ट करना पड़ता है भारत सरकार को। सोच के देखिए कि खुद का जला रहा है और बाहर से विदेशों से लाके डाल रहा है जो उसके पास था। तो इसको बचाने का एक तरीका है। सबसे पहले किसान को क्या करना पड़ेगा, ये इसको गलाने के लिए हमें एक मल्चर मशीन चलानी पड़ेगी। इसके और भी ऑप्शन है, मल्चर नहीं रहेगा तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक मल्चर मशीन से इस पराली को, इस अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना होगा। मल्चर मशीन से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मल्चर मशीन चला के। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो ये आसानी से माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में है, वो आसानी से इसको डिकम्पोज कर पाएंगे, उसको खा पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे, राइट। तो इसका उल्टा हम लोग कर रहे हैं कि जब हम जला देते हैं तो सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। आगे आज के सेशन में बात करेंगे कि हम ये माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणु, कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी खेती के लिए। साथ ही साथ हमारी जमीन में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि मित्र कीट होते हैं, जैसे कि हम लोग अर्थवार्म, केचुआ, राइट। तो ये केचुए भी मर जाते हैं, माइक्रोब्स भी मर जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे जो सहायता करने वाले, फ्री में काम करने वाले जो मित्र थे, ये जब मर जाते हैं तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो हमने क्या किया कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि मल्चर मशीन द्वारा
इस पराली के, इस अवशेष के, इस रेजिड्यू के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, राइट। इसके बाद हमारी आईसीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक डीकंपोजर एक बनाया है, जिसको पूसा डीकंपोजर कहते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट है इसलिए आईसीआर, इसलिए पूसा डीकंपोजर उसका नाम रखा भारत सरकार ने। और ये डीकंपोजर एक तरीके से माइक्रोब्स होते हैं, तो इसका सरकार ने बहुत ही कम दाम पे ये माइक्रोब्स, ये पूसा डीकंपोजर किसानों को अवेलेबल करा रखा है। इसकी और डिटेल चाहिए तो हम बता देंगे। तो ये पूसा डीकंपोजर के कैप्सूल फॉर्म में आता है, एक जैसे हमारी टैबलेट या कैप्सूल आते हैं वैसे एक डब्बी आएगा, उसमें टैबलेट्स सॉरी कैप्सूल्स आते हैं। ये मात्र 4 कैप्सूल को लेना है और इसके अंदर हमें 150 ग्राम गुड़ लेना है, 1 किलो बेसन लेना है और ये पानी के साथ में इसको मिला के और 7 दिन तक रख देना है। तो एक घोल तैयार हो जाएगा और इस 7 दिन के बाद इस घोल को 200 लीटर पानी में मिला के और उस खेत में हमें जो है स्प्रे कर देना है, जो जहां पे हमने मल्चर चला के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। और हमें रोटावेटर मशीन से, रोटावेटर मशीन है, किसान लोग जानते हैं, इससे हमें इस मिट्टी को और पराली को अच्छे से मिला देना है, ताकि वो मिट्टी के संपर्क में ठीक से आ पाए ये अवशेष, ये पराली, और ये जो पूसा डिकम्पोजर डाला है ये अपना काम करने लगे, राइट। इसके बाद हमें खेत में थोड़ा सा सिंचाई कर देना है, इरिगेशन, पानी छोड़ देना है। पानी पूरा भरना नहीं है, लेकिन नमी मिल जाए पूरे खेत में उतना सा काम करना है, राइट। मॉइस्चर मिल जाए, क्योंकि नमी की मौजूदगी में ही ये जो सूक्ष्म जीवाणु है वो काम कर पाएंगे, राइट। वो डिकम्पोज करने का, उसको तोड़ने का काम कर पाएंगे। और इस तरीके से हम इसको और जो है थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि 1 से 1.5 महीने में ये सारा का सारा जो पराली था वो एक खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बहुत अच्छी जैविक खाद बन जाएगी, जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक जैविक कार्बन मौजूद होगा। और इसके बाद किसान अपनी फसल लगा सकता है, राइट। सो किसान को फ्री में अपने खेत में ही कार्बन मिल गया और खुद का मिल गया। ये यूरिया जो खरीद के लाता उससे काफी सस्ता, और उसके जो जीवाणु होते जमीन में जलाने पे बहुत सारे माइक्रोब्स मर जाते, शरीर जो सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता, वो सारी चीजों से बच गया। सो आपको ये सारी चीजें जब नॉलेज होती है तो आप क्या कर पाते हैं कि किसान को अतिरिक्त नॉलेज दे पाते हैं। वी आर हेल्थ कंसल्टेंट, जैसे हम लोग एज ए वेलनेस कोच का बात करते हैं, वैसे ही हम एग्री कोच या कृषि मित्र या कृषक मित्र या मिट्टी के डॉक्टर बनने की कोशिश करें। तो फ्री में बहुत सारी सलाह दे सकते हैं, उस किसान की उपज और उसकी इनकम बढ़ाने की आप वैज्ञानिक सलाह दे पाए, ये आपका काम है। ये सिर्फ बॉटल बेचना, ये ऑर्गेनिक रूप बेचना, सॉइल सेवियर बेचना, सिर्फ इतना ही काम करेंगे तो एक लिमिट तक आप ग्रोथ कर पाएंगे। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2007 में, फिर से बहुत सारी चीजें करने के बाद, जॉब करने के बाद, फिर डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद राजीव दीक्षित जी के साथ काम किया। उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था, तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आज मुझे फोन करते हैं, आपको ही फोन करते होंगे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, पैसा नहीं है। तो 2007 में मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इकट्ठा किया हुआ मेरा ज्ञान और मेहनत करने की आदत थी, बस ये 2 चीज मेरे पास थी, उसकी वजह से आज 2026 में मैं इधर बैठा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 26 साल अपनी जिंदगी के ज्ञान अर्जित करने में, मेहनत करने में, और बिना अपना सिर्फ अपना सोचने के बजाय लोगों का क्या फायदा होगा आपका इस दुनिया में रहने की वजह से, ऐसी विचारधारा के साथ अगर काम करते रहें, और आप में से हर व्यक्ति अगले 20-25 साल में हर साल करने लग सकता है। मेरे हिसाब से उतना पर्याप्त होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तब मेरे पास ऐसा एक सिस्टम नहीं था जो आपके पास में है। आज आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। खैर,
तो हम वापस आते हैं, समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से हम हमारी पराली को, हमारे वेस्ट को किस तरीके से डीकंपोज करके, ये सारा मैं लिखा हुआ भी दे दूंगा आपको, कैसे हम अब खेत में कार्बन बढ़ा सकते हैं और कार्बन क्यों जरूरी है उसको भी हम आगे थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। लेकिन कुछ किसान जिनको जल्दी है दूसरी फसल लगाने की, या फिर किसान जो है वो इसके पास ऐसे मशीन्स नहीं है, राइट, कि जिससे कि वो इसको खेत में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाए, ये सब करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं कि हम इसको, पराली को जो है हम निकाल के, खेत से निकाल के और एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा करके, और हम इसको एक 3 फीट आयताकार एक गड्ढा बना लेंगे, 3 फीट डेप्थ वाला। लंबाई आप अपने हिसाब से, लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ है 3 फीट गहरी, और उसमें इस पराली को, इस घास को, जो अवशेष है इनको बिछा के, और उसके ऊपर 6 इंच मोटी एक परत बिछा के, और इसके ऊपर गोबर की एक परत, तरल जो गोबर है, और सड़ा हुआ गोबर होगा और स्लरी होगी, तो और ज्यादा आनंददायक होगा। और उसमें भी थोड़ा सा आप जीवामृत और डाल देंगे, जिसकी मैं आगे बात करूंगा, तो ये जल्दी गलने लगेगा। तो एक परत आपकी 6 इंच की पराली, और उसके ऊपर आप ये जो तरल गोबर की खाद है वो छिड़क देंगे, या कुछ और जो हम प्राकृतिक रूप से कुछ डिकम्पोजर बनाएंगे, आगे मैं बताऊंगा, वो भी छिड़क देंगे। और ऐसे करके सैंडविच की तरह, जैसे सैंडविच में आपका बीच में दोनों साइड ब्रेड होती है और बीच के अंदर, है ना, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स, सॉरी वेजिटेबल्स, ये सब खीरा वगैरह लगा रहता है, वैसे एक एक लेयर आप बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और इसको आप पूरा का पूरा ऐसा एक लेयर बना के छोड़ देंगे, और बीच बीच में उसके ऊपर नमी के लिए पानी छिड़कते रहेंगे। सो 2 महीने के बाद ये पूरी की पूरी जो वेस्ट है, ये पराली है, ये अवशेष है, या आपके खेत के दूसरे भी जो सारे अवशेष हैं, इनसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही अच्छा हाई कार्बन वाली, बहुत ही उच्च पोषण वाली एक खाद तैयार हो जाएगी, जिसको हुमस या काली खाद हम बोलते हैं। तो ये खाद आपकी, आप खुद तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हमें सतत, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर करना है, लॉन्ग लास्टिंग एग्रीकल्चर करना है, हमें इस जमीन को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सही सलामत उपजाऊ जमीन हमें हैंडओवर करना है, तो ये सब काम हमें करना चाहिए, और किसान को ये प्रैक्टिकल कर करके दिखा सकते हैं, और आने वाले समय में हम आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी कर करके सिखाएंगे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ट्रेनिंग्स वगैरह में आते रहें जब जयपुर में हो। ठीक है, चलिए अब हम पीपीटी के माध्यम से कुछ चीजों को समझते हैं और बाकी डिटेल में जानेंगे। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रेजेंटेशन। बेसिक आप समझ गए होंगे कि क्या हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ के बारे में, सॉइल की जो बायोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, और सस्टेनेबिलिटी कैसे बनी रहेगी वो हम जानेंगे। सो सॉइल हेल्थ जो है, इसका जो मुख्य फोकस है सॉइल हेल्थ का, कि हमें लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, जैसे मैंने कहा हमारी जमीन बंजर हो चुकी है, नपुंसक हो चुकी है, तो हमारी जमीन का लंबे समय तक कैसे हम उत्पादकता, फर्टिलिटी मेंटेन करें, जिससे कि लंबे समय तक कंसिस्टेंटली हमें अच्छा प्रोडक्शन वहां से मिलता रहे। नेक्स्ट, सो हमारी मिट्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, राइट, हमारी जमीन के क्या क्या मुख्य कंपोनेंट हैं। सो हमारी जमीन के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि भौतिक घटक हैं और जैविक घटक हैं। इनको हम समझते हैं, ये क्या क्या घटक है और क्या क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब हमारा जो पूरा जमीन है इसमें क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, सो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हेल्थ। हमारी मिट्टी के भौतिक घटक क्या क्या होते हैं, इस मिट्टी में क्या क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट घटक है वो सॉइल टेक्सचर, मिट्टी की बनावट। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, और सॉइल तो हम इंग्लिश में कहते ही हैं। सो हमारी मिट्टी के अंदर सैंड का, सिल्ट का और क्ले का क्या पोर्शन है, यानी कि रेत, गाद और चिकनी मिट्टी किस अनुपात में हमारी मिट्टी में है, ये जो है वो सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन करता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की जमीनें, मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। सैंडी सॉइल,
यानी कि रेतीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में सॉइल का ड्रेनेज, सॉरी वाटर ड्रेनेज जो है, पानी का जो निष्कासन है, जल निष्कासन, वो अच्छा होता है, यानी कि पानी रुकता नहीं है। लेकिन ऐसी मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती है, न्यूट्रिएंट जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, क्योंकि पानी जब नीचे चले जाता है उसके साथ पौष्टिक तत्व भी नीचे चले जाते हैं। दूसरा प्रकार की जो मिट्टी है क्ले सॉइल, इसमें न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन होल्डिंग, पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता क्ले सॉइल्स में ज्यादा होती है, लेकिन ड्रेनेज इसमें पुअर होता है, यानी कि जल निकास इसका कम होता है। और तीसरी प्रकार की मिट्टी है लोम, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं, और ये सबसे संतुलित है, यानी कि इसमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा इसमें रुक पाते हैं और जल निकास भी अच्छा होता है। तो सबसे आइडियल जो सॉइल है वो लोमी सॉइल है। अब हमारी सॉइल जहां जैसी है, सैंडी है, क्ले है, लोम है, लेकिन उस सॉइल को हम लोग सुधार सकते हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारा मृदा संरचना है, अगर हमारे सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक इकट्ठा रहते हैं, एक समूह बनाकर एग्रीगेट होके रहते हैं, तो ऐसी संरचना अच्छी होती है। डीली जो जमीन होती है वो उतना फायदेमंद नहीं है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर जमीन इकट्ठा है, अगर कार्बन ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉइल एग्रीगेट ज्यादा होगी, चिपक के ऐसी जमीन में जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, वाटर का, पानी का मूवमेंट अच्छा होता है और कटाव कम होता है जमीन का। नेक्स्ट, और हमारी जमीन में छिद्रता जो है वो होना चाहिए, पोरोसिटी और कॉम्पैक्शन, सघनता, मतलब उसमें मिट्टी के अंदर किस प्रकार का संरचना है, कि उसमें छेद है कि नहीं है, वायु का संचार ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, राइट। वाटर इनफिल्ट्रेशन, जल का अवशोषण, वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता कैसी है, और जड़ों का विस्तार किस तरीके से हो पा रहा है। तो अगर सॉइल जो है पोरस होगी, जिसमें ठीक से स्पेस होगा, हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारी केचुए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी जमीन को पोरस, राइट, क्योंकि वहां अगर बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा क्ले होगा तो भी हमारी जो है सॉइल जो है, अब उसमें एरेशन अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, अब मिट्टी के रासायनिक घटक के बारे में बात करते हैं। जो रासायनिक घटक, यानी कि उसका सॉइल का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के, मृदा के स्वास्थ्य में, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए। तो ये सवाल किसी ने पूछा था, तो यहाँ पे ये आता है। हमारी अधिकांश फसलें जो है, ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं, वो 6 से लेके 7.5 पीएच पे सबसे अच्छी होती है, राइट। अब सॉइल पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को, पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पौष्टिक तत्व तो जमीन में भले ही हो, लेकिन या आप खाद भी बहुत डाल रहे हैं, डीएपी भी डाल रहे हैं, यूरिया भी डाल रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि सारे पौष्टिक तत्व आप डाल तो रहे हैं, यूरिया भी डाल दिया, डीएपी भी डाल दिया, कुछ जिंक भी डाल दिया, लेकिन आपकी फसल जो है वो मुरझाई हुई है, पीली पड़ रही है, अच्छी नहीं दिख रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसका कारण हो सकता है कि आपकी मिट्टी का पीएच सही नहीं हो, और आपकी मिट्टी से पौधा पौष्टिक तत्वों को ले नहीं पा रहा है, राइट। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पीएच का गड़बड़ होने का मतलब है हमारे मिट्टी का हाजमा खराब होना, यानी कि हमारी मिट्टी जो है उसका हाजमा खराब हो गया है, और हमारी मिट्टी ने पौष्टिक तत्वों को पौधे को सप्लाई करना बंद कर दिया है। तो मिट्टी जब पौष्टिक तत्वों को सप्लाई नहीं करेगी जड़ों को, तो हमारे पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान पीएच को नापने का, हमें एक लिटमस पेपर बाजार में मिलता है, 10 रुपए 15 रुपए का मिलता होगा। वो लिटमस पेपर हम लोग खरीद लें। जब भी हम किसान के पास जाएं, अपने बैग में कुछ लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स रखें, जो कि आसानी से बाजार में मिल जाती है, राइट। अपने बैग में रख सकते हैं, जब भी आप किसानों से मिलने जाते हैं या मार्केट में जब भी जाते हैं। आपको कैसे टेस्ट करना है, एक छोटा सा कांच का ग्लास ले लेंगे, उस ग्लास में 100 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे। डिस्टिल वाटर जो कि जनरली आप उसका टीडीएस 0 होता है। हमारी फैक्ट्री में भी हम बॉटल्स को वॉश करने के लिए, हमारी जो बॉटल धुलती है, या हमारे यूटेंसिल्स, हमारे
मशीन वगैरह की जो वॉशिंग होती है तो डिस्टिल वाटर से, 0 TDS वाटर से होती है। और ये डिस्टिल वाटर को आप अगर नहीं मिले तो आप समझिए कि बैटरी वाला पानी, आप जाएंगे तो किसान जानते हैं कि बैटरी वाला जो बैटरी में डालने वाला जो पानी मिलता है वो पानी सोयाबेल खरीदते हैं, गांव में बोलते हैं बैटरी वाला पानी। और उसमें 10 ग्राम मिट्टी को 100 ग्राम पानी में अच्छे से घुल लें, अच्छे से मिक्स कर लें, हिला लें उसको। और हिलाने के बाद उसको 20 मिनट छोड़ दें, अच्छे से हिला के 20 मिनट छोड़ दें। इसके बाद क्या होगा, 20 मिनट के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी जो साफ पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस साफ पानी में आप लिटमस पेपर को डुबाएंगे, डिप करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर लिटमस पेपर का जो कलर है वो हरा ही है तो पीएच आपका ठीक है, यानी कि आपका 6 से 7.5 के बीच में होगा। वो ठीक है, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पीएच का चक्कर नहीं है। बाकी चीजों को आप फिर आगे देखेंगे। लेकिन अगर ये पीला, गाढ़ा पीला या लाल कलर का हो गया लिटमस पेपर, इसका मतलब आपकी जमीन एसिडिक है, अम्लीय है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है। और ऐसी मिट्टी में फंगस का अटैक ज्यादा होगा, यानी कि उसको जड़ वाली बीमारियां ज्यादा होगी, जड़ों के अंदर फंगस लग जाएगी। और न्यूट्रिशन का जो अपटेक है, खासकर डीएपी जो है, अगर आप डालते हैं बहुत सारे फास्फोरस वाले जो फर्टिलाइजर डालते हैं, वो ठीक से पौधे को मिलेंगे नहीं। सो अगर आपने खेत में डीएपी भी डाल दिया, जिंक भी डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद आपकी फसल पीली पड़ रही है, इसका मतलब आपकी जमीन एसिडिक है। अब आपको इसको न्यूट्रल पीएच पे 6 से लेके 7.5 पे लाना होगा, नहीं तो आप कितना भी फर्टिलाइजर डाल दें वो ठीक नहीं होगा, वो फसल ठीक नहीं होगी। ठीक है, पहले मैं देखता था कि खाद के, जो हमारा गोबर की खाद होता था, वो घरों में जो चूल्हा जलाते थे, क्योंकि गोबर के कंडे जलाते थे या लकड़ी जलाते थे, तो वहां बहुत सारी राख निकलती थी। इवन हमारे बर्तन भी हम राख से साफ करते थे, पता नहीं आपने घरों में पहले बचपन में देखा हो। तो ये सारी की सारी राख जो है वो इस खाद में डाल दी जाती थी, गोबर की खाद में डाल देते थे, या किसान इसको इकट्ठा करके खेत में डालते थे। क्योंकि ज्यादातर हमारी ये एलपीजी वगैरह गैस वगैरह नहीं थी, सब लकड़ी पे ही खाना बनता था। और इवन बहुत सारे हवन हम करते हैं, तो उसमें हवन की जो राख है वो तो और ज्यादा उपयोगी है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। सो ये लकड़ी की जो राख है वो खेत में डाल के हम हमारी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, बाद में डिटेल में बाद में जाएंगे कितना डालना है, क्या डालना है। सो लकड़ी की राख से हम लोग जमीन की एसिडिटी को कम कर सकते हैं। या बुझा हुआ चूना, आपका जो लाइम चूना है वो हम खेत में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जमीन की एसिडिटी कम हो जाएगी और हमारा पीएच संतुलित हो जाएगा, जो हमारी फसल के लिए चाहिए। और अगर हमारा जो लिटमस पेपर है उस पे जो कलर है वो नीला या बैंगनी अगर आ रहा है, इसका मतलब जमीन बहुत ज्यादा क्षारीय है, एल्कलाइन है। If your litmus paper color turns to blue or violet, it means your soil is alkaline. उसका पीएच क्षारीयता की तरफ जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में उसमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया और जिंक काम नहीं करेगा। तो यूरिया और जिंक की कमी से होने वाले लक्षण आपको दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में मैंने देखा है बहुत सारे किसान हरी खाद अपने खेत में लगाते हैं। हरी खाद जैसे ढेंचा है, तो हरी खाद को आपने लगा दिया और फिर थोड़े समय के बाद में उस खाद को, उस फसल को, बेसिकली खाद नहीं है वो फसल ही है, उस फसल को जब वो कोमल रहते हैं, उसके पत्ते, उसके डंठल जब तक बहुत मोटे मजबूत नहीं होते हैं, उसको वापस जमीन में ही मिला के छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कुछ आप डिकम्पोजर टाइप की कुछ चीज और डाल दें तो ये जल्दी भी गल जाएगा, है ना। उसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। सो ऐसी में आप हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जिप्सम जमीन में डाल सकते हैं। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 2-3 साल में खेत में आप जिप्सम थोड़ा जरूर डाल दें। तो ये बात हुआ पीएच के बारे में, आप समझ गए होंगे पीएच से संबंधित बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कितना भी खाद डाल दें, अगर सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन है, आप उसमें अच्छी फसल ले ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना खर्चा कर लें।
सो पीएच नापना बहुत जरूरी है और हर किसान को इसके लिए जागरूक करे। इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, मात्र 10 रुपए का खर्चा है। राइट, ये करके हम लाखों रुपया बचा सकते हैं किसान का। नेक्स्ट, अब आते हैं पौष्टिक तत्वों के बारे में। राइट, पौष्टिक तत्व, जैसे मैंने शुरू में बताया, दो प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं जिसको हम लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट में हम बात करते तत्व महत्वपूर्ण हो। जनरली हमारे पौधे को 17 प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन जनरल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। राइट, उसमें से जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, और तीसरा पोटाश, जिसको एनपीके कहते हैं। राइट, एनपीके। सो ये किसान, अब ज्यादातर किसान ये सिर्फ एनपीके के पीछे पड़े हुए हैं। खाद डालो, खाद का मतलब एक ही चीज समझता है किसान कि नाइट्रोजन डालो, फास्फोरस डालो, पोटाश डालो, एनपीके डालो, कुल मिला के। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, जिसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीन जो न्यूट्रिएंट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो दूसरा प्रकार का है जिसे मैक्रो के बाद में माइक्रो, उसमें आता है आयरन, जिंक और कॉपर। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इनको इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले किसान या आज भी किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, गोबर की खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं, हमारा कार्बन को हम जैविक तरीकों से बढ़ा रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर, मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी जो विधियां हैं जो धीरे धीरे हम जानेंगे, ये करने से ये सारे के सारे पौष्टिक तत्व पौधे को मिल जाते हैं। चाहे वो एनपीके हो, चाहे हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसको कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर कहते हैं, और उसके बाद हमारा जो आयरन, जिंक और कॉपर भी हमें मिल जाएगा अगर हम सही तरीके से खेती करते हैं तो। लेकिन फिलहाल क्योंकि किसान उस चक्रव्यूह में ऑलरेडी फंसा हुआ है, जहां पे ऑलरेडी वो बहुत सारे केमिकल डाल चुका है, जमीन बहुत ज्यादा बंजर हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत मतलब जो केमिकल या कृत्रिम जो बाजार से लाके जो डाल रहा है, उसके साथ साथ हम जैविक और उसकी खेत में बना के कुछ खादें या फर्टिलाइजर हम लोग किसान को बताएंगे, जिससे धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ होगी और धीरे धीरे जो रासायनिक खादें हैं और बाजार से खरीदने वाली जो खादें हैं उस पर निर्भरता कम होती जाएगी। राइट, अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या है। ये हमारे जो सड़े गले पौधे हैं, जानवरों के अवशेष हैं, है ना, ये सब मिलके जो है ह्यूमस बनाते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि क्या क्या ये जरूरी है। नेक्स्ट, इससे हमारी जमीन के अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो क्या होगा, क्या क्या फायदे होंगे ऑर्गेनिक मैटर के, हमने बात करें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट का जो लीचिंग के द्वारा घुल के जो है बह जाने का जो लॉस है वो कम होगा अगर हमारी जमीन में कार्बन ज्यादा होगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी कि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी और ये फ्री में हमारे लिए काम करेंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोक के रखने की जो क्षमता है मिट्टी की, वो बढ़ेगी। मॉइस्चर को रोकने की क्षमता बढ़ेगी, खासकर जो सैंडी सॉइल्स है उसमें जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो मॉइस्चर को रोकेंगे और कम पानी में भी हमारी जमीन जो है उत्पादन दे पाएगी। और साथ ही साथ जो है जो चिकनी मिट्टी है उनमें ड्रेनेज को जो है वो सुधार करेगा, जल निकास का सुधार करता है। नेक्स्ट, हमें जब ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीन में अच्छा अच्छा होता है, स्ट्रक्चर जमीन की अच्छी होती है, तो क्या होता है कि हमें सूखे की स्थिति को सहन करने में मदद मिलती है। माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ गया, हमने देख लिया, एनर्जी बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग जो है वो बढ़ेगा, और बहुत सारी बीमारियों से रोकथाम में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, ये सारी चीजें होने से क्या होगा, जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी,
जड़ें मजबूत होगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। राइट, नेक्स्ट अपन देखते हैं। और ग्रीन हाउस का जो मिशन, नेक्स्ट। ऑर्गेनिक मैटर से अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फर्टिलाइजर की जो जैविक खाद बढ़ने से फर्टिलाइजर की जो जरूरत है, कृत्रिम जो हमारा रासायनिक खाद है उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। और दीर्घकालीन जो उर्वरता है, लॉन्ग टर्म जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी और टिकाऊ खेती होगी। नेक्स्ट। अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया कि हमारी जमीन में जब ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं। इन सब चीजों के बारे में भी शॉर्ट में बात करें, डिटेल में अगले 2 दिन हम बात करेंगे। सो बैक्टीरिया और जो फंजाई है, फफूंद है, ये हमारी जमीन में होते हैं। इनका फायदा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक जो कार्बन है, ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं और अच्छा क्वालिटी का ऑर्गेनिक कार्बन बनाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं और बीमारियों को नियंत्रण में मदद करते हैं, माइक्रोब्स जो हमारी सॉइल माइक्रोब्स हैं। राइट। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें बहुत सारा सॉइल माइक्रोब्स हैं। राइट, इसीलिए काम करते हैं। नेक्स्ट। हाँ सॉरी, सॉइल फ्यूना, मृदा में बहुत सारे जीव होते हैं जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स हैं, राइट, निमेटोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे मित्र मित्र बैक्टीरिया, मित्र कीट जो हैं, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, एरेशन करते हैं, यानी कि मिट्टी में हवा का संचार अच्छा हो पाता है। कि आप देखते हैं केचुआ जो है वो जमीन के अंदर ऊपर नीचे जाता है और जमीन को सॉफ्ट और भुरभुरा बना देता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, राइट, आपको माइक्रोराइजा है, बेसिलियम है, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग को बढ़ाते हैं और मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हैं, बुरबुरा बनाते हैं। नेक्स्ट। बायोडाइवर्सिटी, जब ये अलग अलग प्रकार के जीव हमारी जमीन में रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो पेड़ पौधों को होता है उसको कम करने में मदद मिलेगी। पोषक तत्वों का जो चक्रण है, रिसाइकलिंग, वो एफिशिएंसी बढ़ेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। नेक्स्ट। अच्छी मिट्टी के क्या इंडिकेटर्स हैं, अच्छी मिट्टी को आप कैसे पहचानेंगे? मिट्टी का डार्क कलर होगा, मतलब गहरा रंग होगा, गहरा कलर की जो है वो मिट्टी में ज्यादा ज्यादा जैविक पदार्थ होंगे। मिट्टी जो भुरभुरी होगी, क्रम्बलिंग टेक्सचर होगा, राइट, और गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर होगा, और उसमें जो है केचुओं की उपस्थिति ज्यादा होगी और बैलेंस न्यूट्रिशन लेवल होगा अच्छी मिट्टी के अंदर, यानी कि जैविक सबसे ज्यादा कार्बन होना जरूरी है। नेक्स्ट। अब हम बात करें डॉक्टर नेचर के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन, इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं 3 दिन में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां जहां इनका जिक्र होगा वहां मैं बात करूंगा। उसके बाद वेद प्रकाश जी और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। हमारी जमीन को हमें, हमने शुरू से देखा, आज बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ज्यादा होने चाहिए। डॉक्टर नेचर का जैसे ऑर्गेनिक रूट हमारा प्रोडक्ट है, राइट, इसमें आप देख रहे हैं तो पोटाश जो है वो 14% होता है। पोटाश हमने देखा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मुख्य जो है पोषक है जमीन के लिए, तो वो इसमें 14% होता है और कार्बन इसमें 15% होता है। तो अल्टीमेटली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जमीन में कार्बन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहां से, जो ऑर्गेनिक रूट हमारा प्रोडक्ट है। और साथ में इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और बोरोन होता है। इसी तरीके से डीएनडब्ल्यू एग्रो मिक्स हमारा जो प्रोडक्ट्स है ग्रेन्यूल फॉर्म में, ऑर्गेनिक रूट हमारा लिक्विड फॉर्म में। इसमें डीएनडब्ल्यू एग्रोमिक्स में बायो फर्टिलाइजर्स है, मिक्सचर ऑफ बायो फर्टिलाइजर, एनपीके बैक्टीरियल कंसोर्टियम। बैक्टीरियल कंसोर्टियम क्या है? ऐसे बैक्टीरियो का समूह, ऐसे जीवाणुओं का समूह है जो एनपीके तीनों जो है वो लेने में पौधे को मदद करते हैं। तो कंसोर्टिया मतलब मिक्स है। इसके अलावा इसमें माइक्रोराइजा है जो कि हमारे जड़ों के साथ सहजीवन करता है। माइक्रोराइजा हमारे जड़ों को जमीन से पौष्टिक तत्व लेने के लिए कनेक्शन को और ज्यादा बेहतर बनाता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, राइट। माइक्रोराइजा हमारे जमीन में पड़े हुए पौष्टिक तत्वों को हमारे पौधे की जड़ों को अवेलेबल कराने में, उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्यूडोमोनास एंड ट्राइकोडर्मा और ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारी चीजें हमारे डीएनडब्ल्यू एग्रोमिक्स में हैं। हमारी जमीन की जरूरत है कि ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा हो, साथ में हमारी जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो। ये दो सबसे महत्वपूर्ण हमारी खेती के लिए, और ये एक प्रोडक्ट ये भी काम कर रहा है।
इसके अलावा हमारा मृदा रक्षक है, इसमें भी देख रहे हैं कि 2% मिनिमम नाइट्रोजन इसमें होता है, लेकिन कार्बन इसमें 25% होता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटाश भी होता है, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, जैसे राइसोबियम, एजोस्पेरलम और एजेटोबैक्टर और एसिटोबैक्टर, ये सारे जो नाम हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। इन सबको मिला के इस प्रोडक्ट में डाला गया है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कंसोर्टिया इसको कहते हैं, राइट। बहुत सारे टर्म आती है, कंसोर्टिया क्या है, राइट। सो ये सारे मिलके इस कंसोर्टिया इसको कहते हैं, समूह को। और उसी तरीके से डीएनडब्ल्यू एग्रोमिक्स में हमने देखा एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों चीजें का जो प्राप्त उपलब्ध कराने वाली जो बैक्टीरिया है, इनको मिक्स है, जैसे माइकोराइजा है, स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, इन सबको मिला के हम एनपीके कंसोर्टिया कह रहे हैं, और साथ में उसमें ऑर्गेनिक कार्बन होता है। नेक्स्ट। अब ये तो हमने ऑलरेडी जान ही लिया था पीएच के बारे में, आगे बढ़ते हैं। पीएच का क्या प्रभाव है तो ऑलरेडी हमने देखा है, फिर भी शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। पौष्टिक तत्वों की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को बढ़ा देता है, और साथ में माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देता है, पीएच अगर अच्छा होता। इसके अलावा फर्टिलाइजर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देगा, जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ा देगा। हमारी फसल की जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादन, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पीएच का। नेक्स्ट। ये हमने देख ही लिया कि अगर हमारी जमीन जो है ज्यादा एसिडिक होगी तो इसमें एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जमीन जड़ों की ग्रोथ कम होगी। अगर बहुत ज्यादा क्षारीय मिट्टी है तो उसमें आयरन और जिंक की जो है कमी आएगी उस फसल में, और बहुत ज्यादा हाई पीएच है तो अल्टीमेटली फसल का उत्पादन रुक जाएगा। में हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि बुझा हुआ चूना, जैसे मैंने बताया था, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और एल्कलाइन जो क्षारीय जमीन है उसमें जिप्सम या सल्फर हम लोग डाल सकते हैं। और डॉक्टर नेचर के बायो फर्टिलाइजर्स हम उस जमीन में डाल सकते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए। और जो है रेगुलर सोइल टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। तो पीएच के बारे में ये हमने कंक्लूजन है। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं फार्म यार्ड मेन्योर, जिसको हम लोग गाय का गोबर कहते हैं, लेकिन मैं खासकर यहां कह रहा हूं कि देसी गाय का गोबर, यानी कि भारतीय गाय का गोबर। भारतीय गाय जैसे गीर है, थारपारकर है, राठी है, साहीवाल है, कांकरेज है ना, नागौरी है, बहुत सारी गायें हैं जो भारतीय प्रजाति, वो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो और गायों का भी नहीं मिल रहा है, तो किसी भी गाय का आप गोबर लेते हैं, भैंस का लेते हैं, वो भी काम का है। लेकिन पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे लेबोरेटरीज में, तो ये इंडियन जो काउ है उसका जो गोबर है वो ज्यादा फायदेमंद है। और ये हमारी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की जो है क्षमता बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, राइट, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ऑर्गेनिक इम्प्रूव सॉइल, और इसकी वजह से हमारा सॉइल में कार्बन बढ़ता है, स्ट्रक्चर जो है इसकी संरचना जमीन की अच्छी होती है। नेक्स्ट। राइट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट। और इसके अलावा हमारा जो काउ डंग है, इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट। तो सारी चीजें हमें मिल रही है संतुलित मात्रा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। किसान को धीरे धीरे हम समझाएंगे कि आपके पास 10 एकड़ जमीन, तो कम से कम 2-3 एकड़ में आप जैविक शुरू करें, और आप एकीकृत, मतलब आप उसके साथ साथ में इसको भी करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गोबर की खाद उसको बहुत फायदा करेगी। और वो नहीं भी कर पा रहा है तो हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो बायो फर्टिलाइजर हैं, राइट, वो भी जो है उसको कार्बन को बढ़ाने में मदद करेंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए मदद करेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम इन पेड़, हमारे जो प्रोडक्ट्स उनके थ्रू दे रहे हैं, वो भी उनको मदद करेंगे। सो अल्टीमेटली केमिकल फ्री जो फार्मिंग है उसमें मदद करेगा लंबे समय, तो हमारी जमीन की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करेगा, और इको फ्रेंडली होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सो अब हम लोग कुछ देसी चीजें भी जानते हैं जो किसान खेत में तैयार कर सकता है, राइट। हम तो बहुत सारे जैसे हम बताते हैं कि हेल्थ के लिए कि आप सलाद खाइए और चीजें करिए, एक्सरसाइज करिए, वैसे हम किसान को कुछ चीजें बार बार बताएंगे तो किसान इनको उपयोग करने लगेगा। आप किसान को जाके उसके खेत में खुद बना के तैयार करके उसको बता के आइए, तो किसान के आप मित्र बन जाएंगे, राइट। सो यहाँ जीवामृत है,
इसका नाम ही जीवामृत है, राइट। सो ये बहुत सारे जीव इसमें पनपते हैं, इसलिए इसको जीवामृत कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल भारत में एक बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर ये जो है खेत में किसान बना सकता है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जमीन में कार्बन बढ़ाएगा और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। जीवामृत, सो अपने खेत में जीवामृत बनाने के लिए रेसिपी यहाँ पे है। बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए हैं इस विषय में उनको नहीं भी मालूम होगा। तो आप जीवामृत आप बना सकते हैं, बना सकता है 10 किलो ताजा जो है देसी गाय का गोबर या गोबर वो लेगा। 10 लीटर जो है अगर देसी गाय का यूरिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, फुल ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सारे बेनिफिट है। सो 2 किलो इसमें जैगरी यानी कि गुड़ वो आप लेंगे, गुड़ को अच्छे से घोल लेंगे पानी में। और 2 किलो बेसन आप ले लेंगे, कोई भी पर जो है फ्लोर ले लेंगे जैसे चने का आटा, उसको आप अच्छे तरीके से इसमें मिलाएंगे। और साथ में ऐसी मिट्टी जो डिस्टर्ब नहीं हुई, मतलब आप खेत में से मिट्टी लेंगे तो क्या होगा, वहां की मिट्टी बार बार हल चल रहा है, खेती हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम रहते हैं। किसी पेड़ के नीचे, अगर आसपास में पीपल का बरगद का पेड़ हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो खेत की जो बाउंड्री रहती है जिसको मेड़ कहते हैं, राइट, वहां उसके आसपास से मिट्टी ले सकते हैं। या कोई पुराना पेड़ लगा हुआ है, बड़ा पेड़ है, चाहे नीम का हो किसी का भी हो, पीपल और बरगद होगा तो बहुत अच्छा है। कोई भी पेड़ के नीचे जो जमीन जो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वहां की मिट्टी ले लेंगे आप दो, राइट, हैंडफुल, मतलब थोड़ा सा आप 2-3 किलो के आसपास वो ले लेंगे। और डॉक्टर नेचर का माइक्रो ग्रो ये वाला माइक्रो ग्रो, ये आप 100 ग्राम ले लेंगे। और इसमें डॉक्टर नेचर ऑर्गेनिक रूट, ये जो फर्टिलाइजर है ये 1 लीटर ले लेंगे और कुल इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से उसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसमें 200 लीटर पानी मिला लेंगे। तो अब क्या हो गया कि आपने 1 लीटर ऑर्गेनिक रूट डाला, 100 ग्राम माइक्रो ग्रो डाला और बाकी चीजें डाल के और 200 लीटर आपने इसको बना लिया अभी। नेक्स्ट, अब इसको क्या करेंगे कि आप हिलाते रहेंगे और ऊपर तक ना भरे, थोड़ा सा स्पेस खाली रखें जिससे कि वो हिलाएं तो बाहर ना आए। और इसको आप अच्छे से मिलाते रहेंगे, इसको आप छोड़ देंगे और थोड़े दिन के लिए इसको अगर आप रखेंगे, मात्र 48 घंटे भी इसको पड़ा रखेंगे, तो ये अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए, राइट। इसको बीच बीच में आप हिला देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वो अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। और मात्र ये 2 दिन में खतरनाक जबरदस्त क्वालिटी की एक बायो फर्टिलाइजर आपके पास 200 लीटर बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट, आप सीधे भी डाल सकते हैं, ये जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट पानी में मिला के, जैसे वेद प्रकाश जी बताते हैं, लेकिन इस विधि से किसान को आपने मदद कर दिया, जबरदस्त मदद कर दिया। अब इसको आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये 1 एकड़ के लिए अगर डालेंगे, आप डाल के देखेंगे तो इतना जबरदस्त किसान की जो फसल है वो बहुत जबरदस्त हेल्दी हो जाएगी, उसका जो मजबूती है, उसका कलर है, उसकी सारी चीजें, प्रोडक्शन ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है ये आप खेत में डाल सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन मिट्टी में जो है ना, बुआई से पहले भी डाल सकते हैं, बीज डालने के बाद भी इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन से भी आप इसको छान लें, राइट। इसको छान के भी, छान के उपयोग करना है ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि आपका ड्रिप कहीं चोक ना हो जाए। हालांकि आजकल ड्रिप में भी वो बीच में फिल्टर सिस्टम लगाते हैं जिससे कि फिल्ट्रेशन हो जाए, लेकिन इसको अच्छे से छान के फिर ड्रिप सिस्टम से भी ये 200 लीटर को पर एकड़ आप दे सकते हैं। इसके अलावा बीजामृत भी कर सकते हैं, राइट। आप जो बीज का जो है उपचार करके भी बीज पे वो छींटे लगा के इसको भी कर सकते हैं, और आप जमीन में पहले से लगा के फिर बीज लगा देंगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट, जीवामृत के बेनिफिट क्या क्या आप समझ गए होंगे कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी, पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता फसल को बढ़ जाएगी, जमीन में जो जैविक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी,
हमारी जड़ों का विकास ज्यादा होगा, केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम पड़ेगी। इसके लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमें भारतीय गाय होगी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कोई और भी ले लेंगे। और ये जो ड्रम आपने रखा है वो छाया में रखेंगे, किसी पेड़ के नीचे या छायादार जगह पे रखेंगे। और इसको ज्यादा दिन तक स्टोर मत करिए, बनने के बाद 4-5 दिन में मैक्सिमम इसको उपयोग कर लीजिए और इसको हिलाते रहिए बीच बीच में। नेक्स्ट, अब दूसरा और प्रकार का है, अगर हमें लिक्विड नहीं बनाना है तो ये जीवामृत हमने बनाया। दूसरा है घन जीवामृत, कंसंट्रेटेड, ये ड्राई फॉर्म में है। घन जीवामृत क्या है? ये सूखा है, ड्राई फॉर्म में है, राइट। तो ये भी इसी तरीके से काम करता है जमीन में। इसमें क्या क्या है, 1 एकड़ के लिए हम लोग क्या क्या घटक है इसके। 100 किलो अगेन गोबर की खाद है, 1 से 2 लीटर गोमूत्र है, और 2 किलो गुड़ है, और बेसन का आटा 2 किलो है। और हमें एक मुट्ठी भर मिट्टी है, जो कि ऐसे पेड़ की जड़ों के आसपास से ली जाए जहां ज्यादा उसको मतलब डिस्टर्ब सॉइल ना हो, खेत की जमीन की मिट्टी ना लें, किसी पेड़ के नीचे की या आपकी मेड़ जो खेत की जो बाउंड्री है वहां की मिट्टी, इसको आप लें। नेक्स्ट, इसको सबको अच्छे से मिला लें, है। इस सारी चीजों को अच्छे से आप मिला के, और फिर आप इसके अंदर आप 1 लीटर ऑर्गेनिक रूट जो डॉक्टर नेचर का लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है वो मिला दें इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिला के, और थोड़ा सा ऐसा एक मतलब पहाड़ के जैसा बना के अच्छे से उसको मिक्स करके और एक जगह हीप बना के और इकट्ठा कर लें। और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना सूखा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो थोड़ा पानी ऊपर से और छिड़कना पड़े तो थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़क दीजिए। और ये जो है 2 से 3 दिन तक इसको रखिए छाया में, और ताकि हल्का ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आप खेत में इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट, इसको कैसे करना है। ये 100 kg जो है 1 एकड़ के अंदर बिजाई से पहले, या आप फसल में खड़ी फसल में भी इसको डाल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पेड़ की जड़ों के जो है उसमें डाल सकते हैं। और अगर इसको हर 30 दिन में एक बार अगर देते रहेंगे पूरी फसल चक्र में, तो बहुत जबरदस्त आपकी उपज बढ़ेगी, राइट। ये सारी चीजें खेत में ही मिल जाती है, और हमारा जो ऑर्गेनिक रूट है वो उसको डालना है। डायरेक्टली ऑर्गेनिक रूट भी डाल सकते हैं, उसका अपना फायदा है, लेकिन ये जो करेंगे तो इसका और कई गुना किसान के पैसे आपने बचवा दिए। आपसे 10 बॉटल खरीदता, अभी एक ही बॉटल में काम हो जाएगा, राइट। ये आप समझने की कोशिश करिए। बेनिफिट वही सारे बेनिफिट होंगे जो जीवामृत के थे। इससे माइक्रोबियल सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, जमीन की जो स्ट्रक्चर है संरचना वो सुधार होगा। और ऐसी जगह जहां पे जीवामृत का एप्लीकेशन लिक्विड फॉर्म में नहीं किया जा सकता, वो ये ड्राई फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो इसको छाया में बनाना है, और 7 से 10 दिन तक जो है इसके अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसको ज्यादा लंबे समय तक रखना नहीं है, तुरंत इसको इस्तेमाल कर लें, और देसी गाय का गोबर होगा तो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, सो इसको एक बार हम पीपीटी को ताज़ा ही रोकते हैं, क्योंकि 9:15 हो गए हैं। तो मैं चाहता नहीं कि पहले दिन ही ओवरडोज करें। कल एक्चुअल में हम मामला से ही हमें है ना किधर लेके आ गए खेत खलिहान के चक्कर में। बट सच्ची बात है कि हमारे देश के हर युवा को खेती के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए, है। नहीं तो आप बोलेंगे कि साहब किसी ने बोला कि साहब हमारे खेत में बोला है ना क्या है मतलब फसल कैसे उगानी है, तो उल्टे सीधे आप जवाब देंगे, कुछ नहीं मालूम होगा। तो हमें है ना थोड़ा ज्ञान होना ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक चीज में कम से कम एक चीज के बारे में बता देता हूं। जो हमारे जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, एनपी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, गोबर की खाद से मिलेगा, ऑर्गेनिक कार्बन से मिलेगा, और भी डिटेल में जानेंगे। लेकिन हमें जो है खेत में सल्फर की बात कर लेता हूं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कम से कम आज बता देता हूं, बाकी तो हम कल कवर करेंगे। सो हमें सल्फर जो है खेत में कहां से मिलेगा। हमें गोबर की खाद जो हमने भी बनाया ना, जीवामृत, घन जीवामृत, उससे बहुत जबरदस्त मात्रा के अंदर जो है पौधे को सल्फर मिल जाता है। और राख डालने से भी हमें सल्फर मिल जाता है, राइट। अब सल्फर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। प्राइमरी तो एनपीके हो गया, सेकेंडरी में एक सल्फर है। अब सल्फर अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी फसल को
नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। लेकिन आपकी जो गोबर की खाद है, जो हमने भी जीवामृत बनाया, उसमें हमें सल्फर भी मिल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ डीए सॉरी यूरिया पे निर्भर हैं, जो किसान पूरी कृत्रिम खेती पे निर्भर है। वहां समस्या क्या होती है कि नाइट्रोजन कितना भी डाल दो, लेकिन अगर सल्फर नहीं मिला, क्योंकि यूरिया से तो सल्फर मिलेगा नहीं, तो सल्फर नहीं मिला तो क्या होगा कि नाइट्रोजन काम में ही नहीं आ पाएगी, और फसल उसकी नाइट्रोजन डालने के बावजूद भी बढ़ेगी नहीं। है, तो नाइट्रोजन का अगर फायदा लेना है तो हमें सल्फर होनी ही पड़ेगी। और इस जैविक खाद से हमें सल्फर मिलता है, और हमारे डॉक्टर नेचर के जो माइक्रोबियल जो फर्टिलाइजर है, उनकी वजह से भी हमारे सल्फर की जो है मदद मिलती है। और राख जो है किसान खेत में डाले तो उससे भी सल्फर की मात्रा अच्छी खासी मिल जाती है। और भारत में 70% जमीन में सल्फर की कमी है, 70% जमीन में सल्फर की कमी है। और किसान अंधाधुंध उसमें यूरिया डाला जा रहा है, डाले जा रहा है, और दुकान वाला कहता है ये डाल वो डाल और यूरिया डाल, और वो अपनी बिक्री करे जाता है, और किसान बेचारा बर्बाद होता रहता है ये सब करके। इसके बाद एक और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जिनने सल्फर के बाद में, वो है कैल्शियम। कल और डिटेल में जानेंगे। आज हमने जमीन के बारे में जाना, और कल हम पौष्टिक तत्वों न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद एक और चीज है कैल्शियम। कैल्शियम, आप सोच के देखिए इंसान के लिए क्या काम करता है, सोच के देखिए क्या काम करता है। अगर हमारी बॉडी से कैल्शियम निकाल लिया जाए तो क्या हम खड़े रह सकते हैं? राइट, नहीं होगा। हमारी हड्डियां सारी खत्म हो जाएगी, हमारे दांत खत्म हो जाएंगे, है ना, हम खा पाएंगे ना खड़े रह पाएंगे। तो कैल्शियम की कमी जब होती है खेत में तो फसल खड़ी नहीं हो पाती है। फसल का, हमारे जो कोशिकाओं का, जैसे इंसान की कोशिकाएं बनी होती है, वैसे पौधे की जो कोशिकाएं हैं, उसका जो आउटर लेयर है, बाहर की जो परत है कोशिका की, वो कैल्शियम की बनी होती है। तो कैल्शियम की कमी से तना कमजोर होता है, और तेज हवा चलती है तो पौधा गिर जाता है। राइट, पौधे का तना, जैसे आपका गन्ने का तना, उसमें खूब कैल्शियम होता है। राइट, तो इसीलिए तो कहते हैं कि होंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक्सरसाइज होगी, लेकिन गन्ने से कैल्शियम भी मिलता है। खैर, तो हमारी जितनी भी फसलें हैं उनको खड़ा रहने के लिए कैल्शियम बहुत मजबूत बनाता है पौधे को, और उसका स्ट्रक्चर को बनाता है, उसका ढांचा जो है वो बनाता है। कम होने से उसमें कुछ बीमारियां आती है, कुछ तकलीफ आती है कैल्शियम कम होने से। तो बहुत सारे, इसका कैल्शियम की खास बात यह है कि ये इमोबाइल तत्व है, मतलब ये मूवमेंट कम करता है, थोड़ा आलसी किस्म का है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम जहां डाल दिया वहीं पड़ा रहता है मस्त मोला। तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी, मूवमेंट कम होती है। मूवमेंट कम होगी तो क्या होगा, इसकी कमी का जो असर है वो नई पत्तियों में दिखाई देगा, क्योंकि जमीन से गया, वो जाके जो पुरानी पत्तियां थी, नीचे वाली पत्तियां, उनको तो उन तक पहुंच गया, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कमी थी तो वहां तक ही पहुंचा, ऊपर तक फिर ये गया ही नहीं। तो क्या होगा, ऊपर की पत्तियों पे असर दिखेगा, समझ रहे हैं। ऊपर की जो पत्तियां, नई पत्तियां जो आ रही है, उन पे असर दिखेगा, और इसको रूट टिप बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी फसल में जो पत्तियां है ना, वो कर्ल हो गई है, ऐसा घूम गई है, सिकुड़ गई है ना, करली हो गई है। तो ऐसा नजर आता है जैसे कोई वायरस लग गया हो। राइट, वायरस लग गया हो। राइट, सो इस तरीके से ये जो है कर्ल हो जाती है कैल्शियम की कमी से। और उसके अलावा कैल्शियम का काम है हमारे फल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा पौधा होता है जिसमें पराग नली होती है, जहां पे परागकण जाके फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसकी कमी, कैल्शियम की कमी से वो नली ठीक से नहीं बन पाती है, तो कुल मिला के फ्रूट्स का प्रोडक्शन कम होगा, और आपके जो फूल हैं वो ज्यादा झड़ेंगे। पौधा आपका जो है ऊपर का रूट का जो तना जो है, उसकी पत्तियां कम, कच्ची पत्तियां वो कर्ल हो रही है, और साथ में फूल ज्यादा झड़ रहे हैं, वो कैल्शियम की कमी से हो सकता है। इसके अलावा आपने टमाटर देखा होगा, या आपकी मिर्च देखी होगी, टमाटर का नीचे का हिस्सा वो काला जाता है, काला पड़ जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि वो हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है कैल्शियम की कमी से, तो वो गल जाता है। इसी तरीके से मिर्ची,
में गल जाता है। और इसी तरीके से मूंगफली आप देखते हैं उसका दाना खाली निकलता है या छोटा निकलता है या दाना ही खाली होता है, वो दाना नहीं बनता। वो है ना, मूंगफली में दाना नहीं, मैं तेरा मामा नहीं, ऐसा है ना। तो वो मूंगफली में दाना नहीं बनता है, तो वो भी कैल्शियम की कमी से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आपकी उपज जो है वो कमजोर हो गई, और इस वजह से आपकी कैल्शियम की कमी जो है वो आपको दिक्कत कर रही है। तो ये दो चीजों के बारे में आज हमने जाना है। बाकी कल हम लोग अभी बहुत सारा चैप्टर, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, इसी तरीके से हम, मतलब मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक होता है। और जब क्या मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्लोरोफिल कम बनता है, पत्ते का हरापन कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, जिसको कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके के अलावा। सो अब मैं, क्योंकि समय तो ज्यादा हो गया है, मेरे पास मैटर तो काफी बचा हुआ है, लेकिन हम इसको कल जानते हैं। और एक दो लोगों से मैं फीडबैक लेने के लिए, समझने